हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कश्यप कॉरपोरेशन के ऑफिस में महेश और विकास बातें कर रहे थे। विकास ने महेश को याद दिलाया था कि भले ही लता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अंतरा अभी भी बदला लेना चाहती है। यह सुनकर महेश को टेंशन हो गया। उसने कहा, तुमने ठीक कहा। अभी मुझे सबसे ज्यादा खतरा लता नहीं बल्कि अंतरा से है। और अब तो वो जिंदल परिवार की बहू बनने वाली है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विकास ने बोला, मतलब अगर उसे जिंदल परिवार का बैकअप नहीं मिलता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। महेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर तो वो किसी अनाथ की तरह होती जिसके दो नकारा मामा है। तब तो वो मुझसे उलझने की हिम्मत भी नहीं करती और ना ही मुझे उसे अपनी बेटी मानना पड़ता। तुम्हें पता है, अंतरा बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। मैं जब भी उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी मुझसे बदला लेने के लिए वापस आई है। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, सर आपको इस प्रॉब्लम से निकालने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन पता नहीं कितना काम करेगा। महेश ने अपनी भौहें उठाई। अब इतना बोला है तो पूरी बात बता ही दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि मुझे सुझाव दे सको। विकास ने महेश के ताने को नजरअंदाज करते हुए बताया, अगर आप जिंदल परिवार को कुछ नहीं कर सकते तो आपको अंतरा का मुंह बंद करना होगा। अंतरा के साथ अतीत की सारी बातें दफन हो जाएंगी। लता तो वैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अंतरा नहीं रही तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि अंतरा आपकी सगी बेटी है, इसलिए फैसला आपको लेना है कि आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। यह सुनकर महेश थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। विकास की बात तो सही थी। फिलहाल लता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन अंतरा बहुत कुछ कर सकती थी। डॉक्टर मनीषा ने पहले ही उसे अतीत की सारी बातें बता दी थी। अब जिंदल परिवार के सपोर्ट से अंतरा बड़ी आसानी से महेश की रेपुटेशन खराब कर सकती थी। अगर यह सब करने के लिए अंतरा जिंदा ही ना रही तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अंतरा महेश का अपना खून थी। महेश यह सब सोच रहा था, तब विकास ने कहा, वैसे भी आपका बेटा ध्रुव ही दीक्षित परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा और आपके बुढ़ापे में वही आपका ख्याल रखने वाला है। अंतरा तो बेटी है, वो तो अभी कबीर जिंदल के साथ शादी करके उसके घर चली जाएगी। उसे वैसे भी अपने पिता की उसे कुछ नहीं पड़ी है। उसके दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है। यह सब सुनकर महेश ने एक गहरी सांस ली, लेकिन मैं अंतरा को कुछ नहीं कर सकता। कबीर को पता है कि मेरे और अंतरा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर अंतरा को कुछ हुआ तो कबीर का सीधा शक मुझ पर जाएगा। तब तो मैं और बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। महेश की बात सुनकर विकास हंस पड़ा। सर आप बहुत भोले हो। आप भूल गए कि आप अकेले नहीं हो जो अंतरा को खत्म करना चाहते हो। लता और गायत्री भी तो हैं। यह सुनते ही महेश की आंखें चमक उठी। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। लता और गायत्री ने इतने सालों से अंतरा के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची थी। अगर अंतरा को कुछ होता है तो सबसे पहले शक लता और गायत्री पर ही जाएगा, और इसका फायदा यह होगा कि एक तीर से अंतरा और लता दोनों से महेश को छुटकारा मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह थी कि ऐसा करने से उसके हाथों से जिंदल परिवार निकल जाएगा और उसका करियर जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाला था वहां पहुंच नहीं पाएगा। हालांकि कुछ वक्त के लिए करियर का ग्रोथ रुकना पूरी तरह करियर खत्म होने से तो अच्छा ही था। एक बार वह अंतरा और लता से छुटकारा पा ले, उसके बाद उसे बस ध्रुव को बड़ा करना है। अगर मौका मिला तो वो एक जवान औरत से शादी भी कर सकता है। इस तरह से वो एक खुशहाल जिंदगी बिता सकता है। यह सब सोचकर महेश ने फैसला ले लिया और विकास से कहा, एक काम करो, लता और गायत्री अभी कहाँ रहते हैं यह पता करो। हालांकि विकास पहले से तैयार था। उसने बताया, अभी कुछ दिन पहले तक वो दोनों बंसल परिवार के चावल वाले घर में रहते थे, लेकिन अंतरा ने उन दोनों को वहां से भी निकलवा दिया। मैंने सुना है कि अब वो ड्रिंक एंड ड्रीम
नाइट क्लब में रहते हैं। महेश चौंक गया। नाइट क्लब में रहते हैं? विकास ने आगे बताया। हाँ, मैंने सुना है कि गायत्री की मुलाकात एक अमीर आदमी से हुई है। उसने गायत्री और लता को उसी नाइट क्लब में ठहराया है। यह जानकर महेश कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने विकास को ऑर्डर दिया। फिर एक काम करो, किसी तरह से लता और गायत्री के ठिकाने की खबर अंतरा तक पहुंचाओ। विकास ने अपनी दलील रखी। हाँ सर, लेकिन अब अंतरा के साथ कबीर है। अंतरा से बात करना आसान नहीं है। यह सुनकर महेश ने सुझाव दिया। तुम एक बार बता रहे थे कि तुम्हारा भाई भी हमारी ही इंडस्ट्री में काम करता है। विकास ने बताया। हाँ सर, वो आर्य कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में काम करता है। हमारी कंपनी कश्यप कॉरपोरेशन भी उसकी कंपनी के साथ बिजनेस करती है। महेश ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम एक काम करो, बातों बातों में अपने भाई को यह जानकारी दे दो। एक ही इंडस्ट्री में होने की वजह से बात जिंदल परिवार तक पहुंच जाएगी। इसी तरह कबीर और अंतरा को भी यह बात पता चल जाएगी। यह सुनकर विकास ने हामी भरी। उन दोनों की बात चल रही थी, तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ और सेक्रेटरी ने अंदर आकर कहा। सर, मिस्टर कश्यप कब से आपको कॉल लगा रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन बंद है। महेश ने हाँ में सर हिलाया और बताया। दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। क्या हुआ? मिस्टर कश्यप ने कोई मैसेज दिया है? इसके जवाब में सेक्रेटरी ने बताया। जी, एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको एक मीटिंग अटेंड करने जाना है। मिस्टर कश्यप ने बताया है कि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए आप प्लीज़ लेट मत होना। यह सुनकर महेश ने हाँ में सर हिलाया और सेक्रेटरी से कहा। ठीक है, मीटिंग का एड्रेस मैसेज कर दो। और हाँ, विकास के नंबर पर कहना मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑन नहीं हो पाएगा। सेक्रेटरी ने हामी भरी और बताया कि मीटिंग 10 बजे है, इसलिए उन लोगों को तुरंत निकलना चाहिए। महेश ने हाँ में सर हिलाया और कहा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। और मिस्टर कश्यप से कहना कि वो अपनी तबीयत का ख्याल रखे। मीटिंग मैं संभाल लूँगा। सेक्रेटरी ने ओके कहा और वहाँ से निकल गई। महेश ने अपना बैग उठाया। विकास भी उठा और उसके साथ चलने लगा। महेश ने उसे धीमी आवाज में कहा। मैंने जो काम बताया है, साथ साथ उस पर भी लग जाओ। हमें अंतरा की डिलीवरी होने से पहले यह मामला निपटाना है। विकास ने उसे भरोसा दिया कि वो सब संभाल लेगा। बातें करते करते वो लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल गए। विकास के फ़ोन पर नेविगेशन फॉलो करते करते वो लोग आर्य कॉरपोरेशन पहुंचे। विकास ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। सर, अभी ऑफिस में मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई आर्य कॉरपोरेशन में काम करता है और इत्तेफाक से हमारी मीटिंग भी इसी कंपनी में है। महेश खुश हो गया। इसका मतलब किस्मत भी हमारे साथ है। तुम आज ही अपने भाई को अकेले में ले जाकर बात कर लेना। वो दोनों बातें करते करते रिसेप्शन पर पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों को एक मीटिंग रूम में बिठाया और कहा। सर, आप बैठिए, टीम अभी आ जाएगी। इतना बोलकर रिसेप्शनिस्ट चली गई। महेश ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 10:04 बज रहे थे। वो थोड़ा नाराज हुआ। 10 बजे की मीटिंग के लिए वो टाइम पर पहुंच गया था, लेकिन टीम अभी तक नहीं आई थी। आखिर उसकी कोई इज्जत है या नहीं? महेश ने कॉफ़ी की चुस्की ली और अपनी नाराज़गी को दबाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। संजीव, निशांत और बाकी 5-6 लोगों का स्टाफ अंदर आया। संजीव ने सबसे पहले महेश के पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आपको इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी मिस्टर दीक्षित। दरअसल डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट में लास्ट मिनट कुछ चेंजेस हो रहे थे, जिस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। जाहिर सी बात थी कि महेश अपनी नाराज़गी नहीं दिखा सकता था। उसने मुस्कुराते हुए संजीव से हाथ मिलाया। कोई नहीं, वैसे भी हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसके बाद संजीव ने अपने भाई विकास को देखकर पूछा। तुम भी आए हो? जवाब में विकास ने कहा। मैं तो महेश सर का साया हूँ, जहाँ वो वहाँ मैं। यह सुनकर संजीव मुस्कुराया और महेश को अपने बारे में बताया। बाय द वे मिस्टर दीक्षित, मेरा नाम संजीव मेहता है। आपको शायद पता ही होगा कि विकास मेरा भाई है। वो काफ़ी सालों से आपके साथ है।
यह हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे भाई को आपके अंडर काम करने का मौका मिला है। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, आपने तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। विकास वाकई में टैलेंटेड है। खैर, हमें नहीं पता था कि आप इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। संजीव ने हंसते हुए महेश को जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं हूँ। हमारी मैं संजीव आगे बता रहा था, तब तक उसने कांच के दरवाजे की दूसरी तरफ से अंतरा को आते देखा। संजीव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, दरअसल हमारी मैडम इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। यह लीजिए, वो भी आ गई। यह सुनकर महेश ने मन ही मन मजाक उड़ाया कि एक औरत को आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग के बारे में क्या ही पता होगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, महेश दंग रह गया। संजीव ने अंतरा के लिए रास्ता बनाया और महेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम, यही चैंपियन गार्डन और आर्किटेक्चर डिजाइनर मिस्टर महेश दीक्षित हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इतना बोलकर संजीव ने महेश की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। मिस्टर दीक्षित, यही हमारी लेडी बॉस हैं, जो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन अंतरा एकदम नॉर्मल थी। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो महेश दीक्षित से पहली बार मिल रही हो। अंतरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर दीक्षित, कैसे हैं? अपनी तरफ बढ़े हुए नाजुक हाथ को महेश देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। अंतरा ऐसा नाटक कर रही थी जैसे वो महेश को जानती ही नहीं। महेश अपने ही ख्यालों में खोया था। भले ही आर्य कॉरपोरेशन एक रहस्यमयी कंपनी थी, लेकिन इंडस्ट्री में सबको इस कंपनी के बारे में पता था। नीरज कश्यप भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ था। नीरज कश्यप बीमार था, इसलिए उसने पर्सनली कॉल करके महेश को इस मीटिंग में जाने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि नीरज कश्यप के लिए यह कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अभी अभी इस संजीव मेहता ने बताया कि अंतरा उनकी लेडी बॉस है। मतलब आर्य कॉरपोरेशन कबीर जिंदल की कंपनी थी। सिर्फ जिंदल ग्रुप का नाम ही महेश को नर्वस करने के लिए काफ़ी था। ऊपर से आर्य कॉरपोरेशन भी उन्हीं की कंपनी थी। यह जानकर महेश के माथे पर पसीना आ गया। अंतरा ने देखा कि महेश एकदम पुतला बन गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मिस्टर दीक्षित अपने जूनियर से हाथ नहीं मिलाते। शायद उनके जैसे टॉप लेवल के डिज़ाइनर के लिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है। यह सुनकर महेश ने हिचकिचाते हुए कहा, आप कैसी बात कर रही हैं? आर्य कॉरपोरेशन इतनी बड़ी कंपनी है और मैं तो सिर्फ एक डिज़ाइनर हूँ। मैं आप लोगों को छोटा कैसे मान सकता हूँ? मीटिंग रूम में अजीब सा माहौल बन गया था। इतने सारे लोगों ने सिर्फ विकास को ही पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो अंतरा या महेश दोनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। दूसरी तरफ संजीव कंफ्यूज था। उसने हंसकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, सब लोग आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। डिज़ाइन फाइनल करना आज की मीटिंग का एजेंडा है। मिस्टर दीक्षित एक्सपर्ट हैं। आई होप कि आप हमें सजेशन देंगे। यह सुनते ही महेश खुश हो गया। मिस्टर मेहता, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह तो मेरा फर्ज है। संजीव ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ठीक है, फिर शुरू करें। अंतरा ने अपना हाथ ऊपर किया। नहीं, अभी तक सब लोग नहीं आए हैं। यह सुनकर संजीव हैरान रह गया, क्योंकि सब तो आ चुके थे। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम, बॉस भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं? अंतरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अंतरा ने अपनी घड़ी देखकर कहा, और 10 मिनट वेट करते हैं। मैंने जिन्हें बुलाया है वो पहुँचते ही होंगे। महेश मुस्कुराया, पर उसके हाव भाव रूखे थे। क्या वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उनके लिए इतने सारे लोगों को वेट करना पड़ेगा? अंतरा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, वो मेरे और आपके दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है। अगर वो नहीं आए तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतना कहने के बाद अंतरा ने ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ देखा और आगे कहा, मिस्टर दीक्षित, थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
आप खुद ही देख लेना मैं किसकी बात कर रही हूँ। महेश के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, यह समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने अंतरा को देखा था तब से उसे लग रहा था कि वो अंतरा के जाल में फंसता चला जा रहा है। तब तक ऑफिस का एक पियून सबके लिए ट्रे में चाय और कॉफ़ी लेकर आया और सबके सामने कप रखने लगा। अचानक से महेश खड़ा हुआ। सॉरी, लेकिन कोई बता सकता है कि वॉशरूम किस तरफ है? संजीव ने तुरंत कहा। श्योर, इस तरफ, मेरे साथ चलिए। अचानक अंतरा ने ट्रे से चाय का एक कप उठाया और महेश की तरफ फेंका। कप जमीन पर गिरकर टूटकर चूर चूर हो गया। यह देखकर सब लोग चौंक गए। सबको पता चल गया था कि हमेशा शांत रहने वाली अंतरा आज अच्छे मूड में नहीं है। महेश का चेहरा फीका पड़ गया। मिस अंतरा, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, इस तरह से। महेश अपनी बात पूरी करे उसके पहले अंतरा ने कह दिया। मिस्टर दीक्षित, मुझे जो कहना था पहले ही कह दिया। आप अपनी जगह पर बैठे रहिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। यह सुनकर महेश को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्या मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, बिल्कुल जा सकते हैं। यह बोलकर अंतरा ने निशान से कहा, 2-3 लोगों को अपने साथ रखो और मिस्टर दीक्षित को वॉशरूम लेकर जाओ। अंतरा को डर था कि महेश भाग जाएगा, क्योंकि महेश ने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया था। अगर उसे किसी बात से खतरा महसूस होता था तो वो किसी की भी परवाह किए बिना वहां से भाग जाता था। लेकिन आज अंतरा किसी भी हाल में महेश को भागने नहीं देने वाली थी। महेश भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि इतने सारे लोगों को मेरे साथ आना पड़े। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट आएगा, चलो विकास। महेश ने यह बोला ही था कि अंतरा का ध्यान ऑफिस एंट्रेंस पर गया और उसकी आंखें चमक उठी। यह लो, जिसका हम सबको इंतजार था वो आ गए। सब लोग एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। कांच के दरवाजे की दूसरी तरफ से अशोक जिंदल चला आ रहा था। अशोक का शरीर काफ़ी लंबा था। वो दिखने में काफ़ी रौबदार लगता था। हालांकि मीटिंग रूम के अंदर आकर उसने बड़े प्यार से कहा, क्या हुआ अंतरा? कबीर बता रहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर तुरंत चला आया। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? अंतरा ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है अंकल, आप पहले बैठिए। संजीव तुरंत आगे आया और अशोक के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर, कैसे हो आप? अशोक ने हाथ मिलाते हुए सवालिया नज़र से संजीव की तरफ देखा। अंतरा ने संजीव की पहचान करवाई। अंकल, यह कबीर की कंपनी के जनरल मैनेजर और डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हेड संजीव मेहता हैं। यह जानकर अशोक ने संजीव से हाय हेलो किया। संजीव ने अशोक से चाय कॉफ़ी पूछी, जिसके बाद अशोक ने कॉफ़ी के लिए कहा। उसके बाद अशोक ने बाकी लोगों पर नज़र फेरी और महेश को देखकर अशोक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अंतरा, यह यहाँ क्यों आए हैं? यह सुनते ही घबराहट के मारे महेश के पसीना छूट गए। विकास का भी वही हाल था। दोनों ने पैनिक होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। अंतरा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अंकल, दरअसल मुझे आज एक साक्षी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। यह सुनकर अशोक ने महेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह फिर से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? महेश की धड़कनें तेज हो गई थी। हालांकि अंतरा ने अशोक को जवाब में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। यह सुनकर महेश को थोड़ी राहत मिली। हालांकि अंतरा की अगली बात ने महेश के शरीर के खून को जमा दिया। अंकल, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे 2 मामा हैं। एक मामा अब्रॉड में काम करते हैं और दूसरे मामा बीमार हैं, इसलिए बेड से उठ भी नहीं पाते। लेकिन हम सबको पता है कि मेरी माँ की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। आप कबीर के पापा हैं, इसलिए मैं भी आपको अपना पिता मानती हूँ। आज मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अंतरा के इन शब्दों में काफ़ी वजन था।
अशोक को अंदाजा आ गया था कि अंतरा क्या कहना चाहती है। उसने पूछा, क्या तुम्हारी माँ की मौत के साथ महेश दीक्षित का कुछ लेना देना है? इसके जवाब में अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और अपने दांत पीसते हुए बताया, मेरी माँ को मुझे जन्म देते वक्त हेमोरेज हुआ था। हालांकि उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन माँ के बॉयफ्रेंड और मेरे बाप महेश दीक्षित ने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर मेरी माँ को मरने दिया। यह सुनते ही महेश खड़ा हो गया। बिल्कुल बकवास है यह। अंतरा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन बिना किसी सबूत के तुम्हें यह सब कहने का कोई हक नहीं है। अंतरा ने जवाब में कहा, सबूत? माँ की डिलीवरी के वक्त गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा पाटिल थी, जो कि तुम्हारी पत्नी लता की बचपन की दोस्त है। और जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तब तुम्हारा और लता का अफेयर चल रहा था। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? यह सुनकर महेश ने तुरंत मना कर दिया। कौन डॉक्टर मनीषा पाटिल? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। महेश ने यह जवाब बिल्कुल शांति से दिया था, लेकिन उसके हाथ की मुट्ठियां भिजी हुई थी। वो हल्का सा कांप रहा था। महेश ने आगे कहा, देखो अंतरा, अगर इस वक्त हम लोग कोर्ट में होते तो बिना किसी सबूत के तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाती। उल्टा मैं तुम पर मानहानि का दावा कर देता। लेकिन हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। पापा की बात मानो और कम से कम अपने बच्चे के लिए शांत होकर पहले बैठ जाओ। यह कहते हुए महेश ने अंतरा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अशोक उसके और अंतरा के बीच में आ गया, जिस वजह से महेश का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ वापस हाथ नीचे कर दिया और कहा, मिस्टर जिंदल, मैं अपनी बेटी से बस बात कर रहा हूँ। अशोक महेश से ऊंचा और चौड़ा था, इसलिए महेश नर्वस हो रहा था। अशोक ने महेश को घूरते हुए कहा, तो इसके लिए अंतरा के नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करनी है यहीं से करो। अंतरा सुन रही है। हालांकि महेश अपनी बात पर अड़ा रहा। देखिए मिस्टर जिंदल, मैं अंतरा का पिता हूँ। हम लोगों का खून का रिश्ता। महेश की बात काटते हुए अशोक ने कह दिया, खून का रिश्ता? जब तुम अपनी बीवी और बेटे के साथ अब्रॉड में ऐश कर रहे थे, तब तो तुम्हें यह बेटी याद नहीं आई थी, जो यहाँ अपनी जिंदगी से जूझ रही थी। यह सुनते ही महेश ने जवाब दिया, तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। माधुरी ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। अंतरा ने महेश को घूरते हुए ताना मारा, तुम डिजाइनिंग में नहीं बल्कि झूठ बोलने में भी चैंपियन हो। यह सुनते ही महेश चौंक गया। महेश ने अंतरा को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। करेक्ट, सबूत बहुत ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर मनीषा मर गई है और माँ का तो सालों पहले अंतिम संस्कार हो चुका है। ऐसा कोई भी नहीं बचा जो तुम्हारे जैसे हैवान के खिलाफ गवाही दे सके। लेकिन एक चीज़ है। इतना बोलकर अंतरा ने संजीव से कहा, आप और निशांत महेश को कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाओ। संजीव और निशांत दोनों समझ गए थे कि बहुत जल्द तूफान आने वाला है, लेकिन जो भी हो वो लोग हमेशा अंतरा का साथ देंगे। संजीव ने महेश के पास जाकर कहा, मिस्टर दीक्षित चलिए। हालांकि महेश अपनी जगह से हिला नहीं। कब से चुप बैठे विकास ने संजीव से कहा, भाई मैं काफ़ी सालों से महेश सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। इसके जवाब में संजीव ने भी कह दिया, तुमने सुना नहीं अभी अभी मैडम ने क्या कहा? अगर ऐसा कुछ होगा तब भी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना बोलकर संजीव ने महेश की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ हमारे साथ चलिए मिस्टर दीक्षित, वरना मजबूरन मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। महेश के पास कोई चारा नहीं था। आर्य कॉरपोरेशन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग, उसे यहाँ तक लाने के लिए यह सब कुछ प्लान किया गया था। हालांकि एक बात की महेश को राहत थी कि डॉक्टर मनीषा मर चुकी थी और लता तो वैसे भी सड़क पर आ गई थी। पैसों के लिए उसके पास महेश के अलावा और कोई सहारा नहीं था, और लता इतनी तो समझदार थी कि पैसों के पेड़ को वो खुद नहीं काटेगी। इन दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं था
कि माधुरी के साथ क्या हुआ था, इसलिए अंतरा के पास कोई गवाह होना तो मुमकिन ही नहीं था। यह सब सोचकर महेश को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। उसने अपना सर उठाते हुए विकास से कहा, रहने दो विकास, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरें। वैसे भी अंतरा शुरुआत से ही मुझे गलत समझती आई है। आज उसे जो भी कहना है मैं सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। डिप्रेशन उसके और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। यह सुनते ही विकास ने हाँ में सर हिलाया और पीछे हट गया। महेश ने संजीव की तरफ देखकर चलने के लिए कहा। संजीव और निशांत मीटिंग रूम से बाहर निकले। उसके पीछे महेश और विकास और सबसे आखिर में अंतरा और अशोक निकले। अशोक को अंतरा की फिक्र हो रही थी। उसने पूछा, तुम ठीक हो बेटा? जवाब में अंतरा ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और बेबी दोनों ठीक हैं। और वैसे भी कबीर ने मेरे लिए डॉक्टर और एम्बुलेंस तैयार रखे हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो लोग तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। हालांकि महेश दीक्षित जैसे इंसान के लिए मैं खुद के साथ ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने के बाद संजीव ने महेश को कोने वाली सीट पर बिठाया। मेन सीट पर अशोक बैठा और उसकी बगल में अंतरा। महेश ने बेसब्र होकर पूछा, तुम क्या बताना चाहती हो अंतरा? अंतरा ने निशांत को इशारा किया। निशांत ने प्रोजेक्टर ऑन किया और पर्दे पर एक डिज़ाइन देखा। महेश उस डिज़ाइन को देखकर दंग रह गया। यह तो... वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। वो इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से पहचानता था। उसने आगे कहा, अंतरा, तुम मुझे यह क्यों दिखा रही हो? अंतरा ने प्रोजेक्टर का रिमोट हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस डिज़ाइन को पहचाना? 27 साल पहले इसी डिज़ाइन के दम पर तुमने आर्किटेक्चरल अवार्ड जीता था। इसके जवाब में महेश ने कहा, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मुझे मेरे खुद का डिज़ाइन दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? देखो अंतरा, यह सब बचकानी हरकतें करके सबका वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें पर्सनल बातें करनी है तो घर चलते हैं, बाहर वालों के सामने अपना मजाक मत बनाओ। यह सुनते ही अंतरा को हंसी आ गई। उसने पूछा, मतलब तुम अशोक जिंदल को बाहर वाला कह रहे हो? अंतरा की बात सुनकर महेश घबरा गया। वो अशोक को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो? मिस्टर जिंदल और मैं बहुत जल्द समधी बनने वाले हैं। वो तो मेरे परिवार की तरह है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हें इतनी अकल तो है। यह बोलते हुए अंतरा का विकास पर ध्यान गया। उसने आगे कहा, तो फिर तुम शायद अपने असिस्टेंट विकास की बात कर रहे होगे। यह बोलकर अंतरा ने सीधा ऑर्डर दिया, निशांत, विकास ने बहुत टाइम से मिस्टर दीक्षित का बैग उठा रखा है। वो थक गया होगा, उसे अपने साथ लेकर जाओ और नाश्ता करवाओ। निशांत ने हाँ में सर हिलाया और विकास के पास जाकर कहा, चलिए, आज आपका नाश्ता हमारी कंपनी की तरफ से। जाहिर सी बात थी कि अंतरा विकास को वहाँ से बाहर भेज देना चाहती थी। वो महेश को अकेला और बेबस बना देना चाहती थी। तड़पना क्या होता है, इस बात का वो महेश को एहसास कराना चाहती थी, जैसे डिलीवरी रूम में उसकी माँ तड़पी होगी। हालांकि अंतरा बेवकूफ़ नहीं थी जो महेश को जान से मार दे, क्योंकि यह बात कानून के खिलाफ थी और वैसे भी महेश को जान से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। इसलिए अंतरा अशोक के सामने महेश को बेनकाब करके उसका असली रंग दिखाना चाहती थी। महेश के लिए असली मौत यही होगी। विकास बेवकूफ़ नहीं था, उसे समझ आ गया था कि महेश का क्या हाल होने वाला है। वो कुछ बोले उसके पहले महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, विकास मेरे साथ बहुत सालों से है, वो मेरा राइट हैंड है। उसके बिना मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वो बाद में नाश्ता कर लेगा। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ कि तुम विकास को बाहर नहीं भेजना चाहते, लेकिन तुम विकास से तो पूछो कि क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहता है या नहीं। बोलो विकास। विकास का चेहरा फीका पड़ गया। अंतरा का सवाल कौन बनेगा करोड़पति के किसी सवाल से कम नहीं था, और यहाँ तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, वो भी बिना किसी लाइफ लाइन के। अगर वो यहाँ रुकेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो महेश का होने वाला है, और अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो इससे यह साबित होगा
कि वो महेश के साथ नहीं है, जिससे वो इस चक्रव्यूह में फंसेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक उसे पीएचडी सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अब कुछ ही महीनों की बात थी। अगर उसने इस वक्त महेश को अकेला छोड़ दिया तो उसे अपने पीएचडी सर्टिफिकेट से हाथ धोना पड़ेगा। उसके इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऊपर से महेश दीक्षित उसका इंडस्ट्री में नाम खराब कर देगा 100 अलग। लेकिन अगर उसने महेश का साथ दिया तो वो अंतरा को नाराज कर देगा और इसका सिर्फ एक ही नतीजा होगा कि उसका करियर ही खत्म हो जाएगा। विकास बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। वो यह सब सोच रहा था, तब निशांत ने पूछा, इतना क्या सोच रहे हो यार? सिर्फ नाश्ता ही तो करना है, अभी वापस आ जाएंगे। सबके बॉस हमारी मैडम जैसे नहीं होते जो दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ट्रीट दें। विकास ने महेश की तरफ देखा। महेश उसे घूर रहा था। विकास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर क्या है कि मैं सुबह घर से जल्दी निकला था, नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं कुछ खा कर आता हूँ। तब तक आप मीटिंग खत्म कर लो, मैं आपको बाद में लेने आ जाऊँगा। यह सुनते ही महेश को बहुत गुस्सा आया। क्या कहा तुमने? तुम? महेश आगे कुछ बोले उसके पहले उसे एहसास हुआ कि अशोक जिंदल उसके सामने ही बैठा था। इसलिए उसने अपने आप को संभालते हुए विकास से कहा, दरअसल मैं अपना चश्मा ऑफिस में भूल गया हूँ, अगर कुछ पढ़ना होगा तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। विकास ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे सच में बहुत भूख लगी है और कभी कभी मेरा शुगर भी लो हो जाता है। मेरा भाई सामने ही खड़ा है, आप चाहो तो उससे पूछ सकते हो। संजीव कुछ कहे उसके पहले निशांत ने हंसते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित आप फिक्र मत कीजिए, पढ़ने का ही प्रॉब्लम है ना, इसमें तो कोई भी आपकी मदद कर देगा। अगर चाहिए तो आपके लिए और 10 लोग खड़े कर देता हूँ, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए अगर विकास को चक्कर वक्कर आ गए तो क्या करेंगे? निशांत ने संजीव के बदले जवाब दे दिया। उसे संजीव को राहत मिली थी क्योंकि वो धर्म संकट में था। एक तरफ उसकी बॉस थी और दूसरी तरफ उसका भाई। हालांकि संजीव को इतना तो अंदाज़ा आ गया था कि महेश दीक्षित के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। उसने ज़रूर कुछ गलत काम किए थे जिसका मैडम के बचपन से कोई ताल्लुक था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मैडम महेश दीक्षित की बेटी होगी। उसने 1-2 बार डेविड से सुना था कि मैडम का बचपन बहुत दर्दनाक रहा है। इतने फेमस आदमी की बेटी का बचपन दर्दनाक क्यों था? इसके पीछे भी कोई तो वजह होनी चाहिए। और अब बात पहले जैसी नहीं रही कि ऐसी खबर दब जाती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी खबर को फैलाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। जैसा मैडम ने इल्ज़ाम लगाया है, अगर सच में महेश दीक्षित ने गलत काम किया है तो वो अपने भाई को एक मुजरिम के साथ काम नहीं करने दे सकता था। फ्यूचर में वो अपने बॉस से बात करके विकास को भी अपनी कंपनी में काम दिलवा देगा। यह सब सोचकर संजीव ने भी कह दिया, विकास सच कह रहा है, उसे लो शुगर का प्रॉब्लम बहुत पहले से है। मिस्टर दीक्षित आप फिक्र मत कीजिए, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताइए। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी को आपकी हेल्प के लिए बुला लूँगा, लेकिन विकास को जाने दीजिए। संजीव के यह बोलते ही विकास ने कहा, देखा सर, अब तो मेरे भाई। विकास अपनी बात पूरी करे उसके पहले महेश ने उसकी बात काट दी। हाँ हाँ निकलो यहाँ से, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक नकारा आदमी हो। यह सुनकर विकास को बहुत बुरा लगा। वो कुछ कहने जा रहा था लेकिन महेश ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। संजीव विकास को खींचकर बाहर ले गया। निशांत भी उसके पीछे बाहर निकला। वो तीनों ऑफिस के बाहर निकलकर सीढ़ियों पर चले गए। निशांत ने सिगरेट निकालकर जलाई। संजीव के हाव भाव काफ़ी सीरियस थे। उसने विकास से पूछा, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि अंदर क्या चल रहा था? महेश दीक्षित ने क्या किया है? विकास अपने भाई से थोड़ा डर गया था। उसने कहा, भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह सब महेश की गलती है, मैं तो बस उसे बचाने में थोड़ी मदद कर रहा था। यह सुनते ही संजीव को कन्फर्म हो गया कि महेश दीक्षित ने अतीत में ज़रूर कुछ गलत किया है। संजीव ने आगे कहा, क्या हुआ था क्या नहीं, मुझे सब कुछ बताओ। और उस डिज़ाइन का क्या चक्कर है जो प्रोजेक्टर पर था? क्योंकि बिना वजह तो मैडम वो डिज़ाइन महेश को नहीं दिखा रही थी। निशांत ने मुंह से सिगरेट के धुएं की रिंग निकालते हुए कहा, सिंपल सी बात है यार,
उस डिज़ाइन से भले ही महेश ने अवार्ड जीता था, पर वो डिज़ाइन महेश ने खुद नहीं बनाया होगा। साला फालतू में ही सब उसकी तारीफ करते रहते हैं। यह सुनकर संजीव ने विकास से पूछा कि क्या वह बात सच है। इसके जवाब में विकास ने बताया, सच कहूँ तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जब मैंने महेश को ज्वाइन किया था तब तो वो ऑलरेडी फेमस था। संजीव ने कहा, तुझे जितना भी पता है वो सब बता। अब विकास के पास कोई चारा नहीं था। भले ही महेश उसका बॉस था, लेकिन संजीव उसका सगा भाई था। विकास ने बताना शुरू किया, यह सच है कि वो डिज़ाइन महेश ने नहीं बनाया। मैंने एक बार महेश और उसकी बीवी लता की थोड़ी बातें सुन ली थी। यह डिज़ाइन लता ने चुराया था और महेश को दिया था। उसके बाद महेश ने कंपटीशन में उसे अपने नाम से सबमिट करा था ताकि वो अवार्ड जीत जाए और फेमस बन जाए। यह सुनकर संजीव ने पूछा, लेकिन महेश की बीवी ने डिज़ाइन चुराया कहाँ से था? विकास ने बताया, वो डिज़ाइन तुम्हारी मैडम की माँ का था। इतना बताने के बाद विकास ने सब कुछ बताया कि लता पहले अंतरा के मामा की पत्नी थी और फिर उसने महेश के साथ शादी कर ली थी। उसके बाद विकास ने अंतरा के परिवार और महेश की पूरी महाभारत बताई। यह सब सुनकर निशांत को बहुत गुस्सा आया। वो वापस ऑफिस के अंदर जाने लगा। तभी संजीव ने उसे रोका। कहाँ जा रहा है? निशांत ने गुस्से से कहा, इस महेश का कोई भरोसा नहीं। वो मैडम को कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की तो आज मैं उस कमीने की टांगें तोड़ दूंगा। संजीव ने उसे समझाया, पहले तू शांत हो जा। मैडम ने हम लोगों को बाहर भेज दिया है, इसका यह मतलब है कि वो जानती है वो क्या कर रही हैं। और वैसे भी महेश हमारे ऑफिस में बैठा है। बॉस मैडम को कुछ नहीं होने दे सकते। और मैडम के साथ में अशोक सर भी तो है। मैडम और बॉस ने सोच समझकर ही प्लान बनाया होगा ताकि आज मैडम महेश पर अपनी पूरी भड़ास निकाल पाए। हम सब बाहर वाले हैं, हमें उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। यह सब सुनकर निशांत को एहसास हुआ कि संजीव ठीक कह रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में अंतरा महेश को घूर रही थी। अशोक को अंतरा के लिए डर लग रहा था। उसे यह भी डर था कि कहीं महेश अचानक से अंतरा पर कोई हमला ना कर दे, इसलिए अशोक एकदम चौकन्ना था। महेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बैठते हुए पूछा, अंतरा अब तुम ही बताओ कि तुम्हें शांत करने के लिए मैं क्या करूं? अंतरा ने रूखे लहजे से कहा, तुम तो समझदार हो महेश दीक्षित। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मेरी माँ पर जो कर्ज है उसे तुम अपनी जान के साथ ही चुका सकते हो। महेश ने अपनी दलील रखी, देखो तुम्हारी माँ को काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर अंतरा ने कहा, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ यह भी माँ की गलती थी? महेश ने तुरंत समझाया, नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। पर तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता नहीं है। वो अक्सर बीमार हो जाती थी, उसे आए दिन जुकाम और बुखार रहता था। शायद इसी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई होगी। अंतरा ने महेश की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो तुमने उसे प्रेग्नेंट किया ही क्यों? अगर तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं थी तो तुमने उसे प्रेगनेंसी रखने ही क्यों दी? तुमने उसका अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? अब महेश हार मान चुका था। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैंने उसे पसंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महेश अपनी बात पूरी करे उसके पहले अंतरा ने उसे चुप कराते हुए कहा, बकवास बंद करो। तुम बस यह देखना चाहते थे कि लड़का आने वाला है या लड़की। अगर मेरी जगह पर लड़का होता तो तुम खुशी खुशी माँ को अपना लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी घटिया सोच किसी को पता नहीं है? अशोक को अंतरा की फिक्र हो रही थी। वो बार बार उसे शांत रहने के लिए याद दिला रहा था। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, महेश दीक्षित, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बहस नहीं करना चाहती। मेरी माँ तो चली गई है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें माँ को उसका सम्मान वापस देना पड़ेगा। यह सुनते ही महेश ने एक झटके से अंतरा की तरफ देखा और अपना सर ना में हिलाया। यह तो नहीं हो पाएगा अंतरा। तुम्हारे पापा ने इस डिज़ाइन के दम पर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर मैं दुनिया को यह बता दूं कि यह डिज़ाइन मेरा नहीं है
तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? यह सुनकर अंतरा गुस्से से कांपने लगी। तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी रेपुटेशन मेरी माँ की जिंदगी से ज़्यादा है ना? अशोक ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर महेश को घूरते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित, तुम अंतरा के पिता हो, इसलिए मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। अंतरा जैसा कह रही है वैसा करो, वरना तुम्हें पता ही है कि जिंदल ग्रुप के पास तुम्हें इस इंडस्ट्री से गायब कर देने की भी ताकत है। मुझे बस एक फ़ोन करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। यह सुनते ही महेश ने अचानक से अशोक की तरफ देखा। वो घबरा गया। अशोक जी, यह हमारे घर का मामला है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में अशोक ने कह दिया, भले ही अंतरा तुम्हारी बेटी है, लेकिन वो हमारे घर की बहू भी है। उसे जो भी करना है उसमें हमारा परिवार उसे पूरी तरह सपोर्ट करेगा। महेश ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा, मतलब तुम मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती हो? कम से कम अपने भाई ध्रुव के बारे में तो सोचो। उसकी माँ भी अब उसके साथ नहीं है। अगर मेरी रेपुटेशन चली गई तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? अंतरा ने तुरंत कहा, ध्रुव की माँ ध्रुव के साथ क्यों नहीं है यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। महेश ने जवाब में बताया, हाँ, मैंने ही लता को घर से निकाल दिया था, मैं ही उसे डाइवोर्स देना चाहता था। लेकिन यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया था अंतरा, क्योंकि तुम्हारी असली मुजरिम लता है। अतीत में उसने ही मुझे अपने जाल में फंसाया था। वो गरीबी में जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे मदद की भीख मांगी थी और उसी ने तुम्हारी माँ का डिज़ाइंस चुराया था। महेश किसी बेवकूफ़ की तरह सफाई देने में लगा था। अंतरा ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रही हूँ। कल शाम तक तुम्हें मीडिया के सामने माँ से माफ़ी मांगनी है। इसके आगे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यह कहने के बाद अंतरा ने कॉलिंग बेल का रिमोट उठाकर उसका बटन दबाया। इसी के साथ डेविड अंदर आया। अंतरा ने महेश की तरफ इशारा किया। डेविड महेश के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर दीक्षित, आप जा सकते हैं। महेश धीरे से उठा और अंतरा को एक टक देखा। यह कह पाना मुश्किल था कि महेश के दिमाग में क्या चल रहा था। उसके बाद वो मुड़ा और कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। अंतरा ने अपनी आंखें मूंद ली। प्रोजेक्टर पर अभी भी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट था। बेटा, तुम ठीक हो? अशोक ने अंतरा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अंतरा ने अपनी नम आंखें पोंछी और जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहा, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू अंकल। अशोक को भी अंतरा के लिए बुरा लग रहा था। हम एक परिवार हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वैसे भी यह इंसान कभी पसंद ही नहीं था, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारा पिता कितना बड़ा बदमाश है। अंतरा ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिता? भगवान ऐसा पिता किसी को ना दे। अशोक ने दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें महेश को अपना पिता मानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह सुनकर अंतरा खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक अशोक को कुछ याद आया और उसने पूछा, कबीर कहाँ है? वो आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? मुझे उसे डांटना पड़ेगा। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए समझाया, मैंने ही उन्हें आने से मना किया था। मैं हर काम में तो उन पर डिपेंड नहीं रह सकती ना, मुझे खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अशोक ने कहा, फिलहाल तुम प्रेग्नेंट हो, यह सब करना तुम्हारे लिए काफ़ी रिस्की है। अंतरा ने दलील रखी, पर बेटी होने के नाते मुझे अपनी माँ की मौत का बदला खुद लेना चाहिए। यह सुनकर अशोक को अंतरा की बात समझ आ गई। उसने एक आह भरी और कहा, तुम बिल्कुल कबीर की तरह हो, तुम दोनों एक ही कश्ती में सवार हो। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब दरवाजे पर नॉक हुआ और डेविड ने दरवाज़ा खोल कर कहा, मैडम, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अशोक ने पूछ लिया, कहाँ है वो? डेविड ने जवाब में कहा, वो बाहर हैं, उन्होंने अंदर आने से पहले मैडम से पूछने के लिए कहा है। जब वो हाँ कहेंगी तभी बॉस अंदर आएंगे। यह सब सुनकर अशोक कंफ्यूज हो गया। मतलब कबीर कहना क्या चाहता है? डेविड ने जवाब में बताया, बॉस ने कहा है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ लोग अपनी कमज़ोरी को दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते, इसलिए सब मैडम पर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं चाहती कि
बॉस अभी अंदर ना आए तो वो नहीं आएंगे। अंतरा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, आपके बॉस किसे कमज़ोर कह रहे हैं? हाँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अंतरा के यह बोलने के बाद डेविड ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चला गया। उसके तुरंत बाद मिस्टर शैडो अंदर आया। अशोक ने अंतरा को संभालने के लिए मिस्टर शैडो को इशारा किया। मिस्टर शैडो ने दिलासा देते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं संभाल लूँगा। यह सुनकर अशोक ने अपना सर हाँ में हिलाया और साथ ही साथ मिस्टर शैडो को सलाह दी, और हाँ, ज़्यादा सूरवीर मत बनना, सब कुछ अकेले करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कह देना। मिस्टर शैडो का ध्यान अंतरा पर था। अशोक को पता नहीं था कि कबीर ने उसकी बात सुनी भी थी या नहीं। आखिर अशोक खड़ा हुआ और उसने कहा, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। कबीर, अगले कुछ दिन तुम सिर्फ अंतरा के साथ रहो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी कंपनी का कामकाज मैं देख लूँगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अशोक से कहा, थैंक यू पापा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अशोक समझ गया था कि कबीर उसे छोड़ने आ रहा है, मतलब उसे और भी कुछ बात करनी होगी। मिस्टर शैडो ने डेविड को अंतरा का ध्यान रखने के लिए कहा। अंतरा ने कह दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुली हवा में जाना चाहती है, इसलिए वो खुद ही टेरेस पर चली जाएगी। मिस्टर शैडो और अशोक लिफ्ट से सीधा पार्किंग लॉट में आ गए। मिस्टर शैडो ने 2 कदम आगे चलकर अशोक के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अशोक ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, तुम्हें जो कहना है अब वो बोल भी दो। मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, कुछ खास नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया। एक बेटे होने का फर्ज ठीक से निभा नहीं पाया, इस बात का मुझे अफसोस है। यह सुनते ही अशोक मुस्कुराने लगा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मुझे पता है कबीर कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अंतरा के लिए मुझे थैंक यू बोलने आए हो ना। मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। अशोक ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आज सुबह सुबह मुझे अंतरा का कॉल आया। उसने मुझे अर्जेंटली तुम्हारे ऑफिस आने के लिए कहा। मैं अंतरा को हमारा फैमिली मेंबर मानता हूँ, इसलिए बिना कोई सवाल किए चला आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंतरा काफ़ी नेक दिल है। वो बिना सोचे समझे तो इस तरह से मुझे बुलाएगी नहीं, इसलिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शैडो ने एक आह भरी। अंतरा की माँ की मौत उसके दिल में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा बोझ रही है। यह सुनकर अशोक ने अपना सर हाँ में हिलाया। मैं जानता हूँ कि इस तरह का बोझ क्या होता है। मैंने तुम्हें इसी तरह के बोझ के साथ बड़े होते हुए देखा है, पर इतने सालों में तुमने मुझसे कितनी बार इस बारे में बात की है, यह तुम आराम से गिनती भी कर सकते हो। हम आदमी अपने दिल की बातें बयां करने में हमेशा से कमज़ोर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। अचानक से मिस्टर शैडो ने कहा, पापा, आप आंटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यह सुनते ही अशोक ने पूछा, क्यों, अब उसने क्या किया है? मिस्टर शैडो ने बताया, वो फिर से लता से मिलने लगी हैं। मुझे डर है कि लता फिर से आंटी का इस्तेमाल करके हमारे परिवार के खिलाफ कोई साजिश रचेगी। अशोक ने अपना सर हाँ में हिलाया और भरोसा दिया कि वो किरण पर ध्यान देगा, और फिर अचानक से उसने मिस्टर शैडो से कहा, एक बात और, अगर महेश माफ़ी मांग लेता है तो अंतरा से कहना कि उस पर और ज़्यादा दबाव ना बनाए, क्योंकि वैसे भी अंतरा प्रेग्नेंट है और मुझे इस महेश दीक्षित पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि वो अंतरा को कुछ कर देगा। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंतरा और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाए। बाकी महेश दीक्षित से निपटने के बहुत मौके मिलेंगे। मिस्टर शैडो ने हामी भरी और फिर अशोक की गाड़ी वहाँ से निकल गई। अशोक के जाने के बाद मिस्टर शैडो वापस ऊपर आया। वहाँ उसकी मुलाकात संजीव और निशांत से हुई। निशांत ने तुरंत पूछा, बॉस, उस कमीने महेश दीक्षित को आपने कश्यप कॉरपोरेशन से निकलवाया कि नहीं? मिस्टर शैडो ने निशांत को देखकर पूछा, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? निशांत ने जवाब में कहा, और नहीं तो क्या बॉस, महेश ने जो किया है उसके बाद तो उसे जेल जाना चाहिए। मिस्टर शैडो ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशांत ने दलील की, क्यों बॉस, मैडम पर उसने इतने जुल्म किए हैं, अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी पुलिस को कॉल करके महेश को अरेस्ट करवा देते हैं। पुलिस का पूछताछ करने का तरीका ही अलग होता है। महेश सब कुछ उगल देगा, है ना संजीव?
निशांत ने संजीव को भी अपने सुझाव में शामिल कर लिया। संजीव सोच में पड़ गया। विकास ने जाने से पहले उसे बहुत सारी बातें बताई थी, यहाँ तक कि लता दीक्षित के अभी के ठिकाने के बारे में भी उसने बताया था। और लता इकलौती ऐसी शख्स थी जो महेश के बारे में सब कुछ जानती थी। अगर एक बार लता महेश के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो महेश को कोई नहीं बचा सकता। यह सब सोचकर संजीव ने मिस्टर शैडो से कहा, बॉस, महेश को कानूनी तौर पर सजा दिलवाने का एक तरीका है, लेकिन वो बताने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप भले ही महेश के साथ चाहे जो कीजिए, पर मेरे भाई को कुछ मत करना, वरना उसका करियर खत्म हो जाएगा। यह कहने के बाद संजीव ने विकास की बताई हुई पूरी बात मिस्टर शैडो को बताई और आखिर में कहा, लता और गायत्री फिलहाल एक नाइट क्लब में रहती हैं। बॉस, मेरा भाई हमारा ही साथ दे रहा है, आप उसे एक मौका तो दीजिए। मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इस मामले को अंतरा देख रही है। अगर तुम्हारे भाई ने वाकई में किसी भी तरह से महेश का साथ नहीं दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि अंतरा उसे कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर यह बातें चल ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ आर्य कॉरपोरेशन से निकलने के बाद महेश दीक्षित की उम्र अचानक से 10 साल बढ़ गई हो ऐसा लग रहा था। सुबह अच्छी तरह बनाए उसके बाल बिखर गए थे। हमेशा सीधे चलने वाले महेश के कंधे झुक गए थे। विकास उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो महेश को अच्छी तरह से जानता था। महेश को नाराज करने का नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक महेश मुड़ा और उसने विकास से पूछा, तुमने अपने भाई को लता और गायत्री के बारे में बताया? विकास ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, आपने मुझे जितना बताने को कहा था वो सब मैंने अपने भाई को बता दिया है। जैसा कि हमने प्लान किया था, अब उनका ध्यान हम पर नहीं रहेगा। और सर, वहां पर जो हुआ उसके लिए आप मुझ पर नाराज मत होना। मैंने बस अंदर हार मानने का नाटक किया था ताकि मुझे बाहर जाकर अपने भाई को सब कुछ बताने का मौका मिले। और जाहिर सी बात है कि मेरा भाई मेरी बात पर ज़रूर भरोसा करेगा। अगर और भी कोई खबर वहां पर पहुंचानी होगी तो हम संजीव के थ्रू पहुंचा देंगे। यह सुनकर महेश ने कुछ नहीं कहा। वो बस विकास को देखता रहा। हालांकि वह विकास के बारे में नहीं सोच रहा था। विकास तो बस उसका असिस्टेंट था। उससे उसे कोई खतरा नहीं था। दरअसल वो यह सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अंतरा ने उसे सिर्फ एक दिन का वक्त दिया था। अगर उसने मीडिया के सामने सच्चाई बता दी तो उसकी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माधुरी तो वैसे भी मर चुकी थी। एक मरा हुआ इंसान अवार्ड का क्या ही करेगा, इसलिए उस अवार्ड का सिर्फ वही हकदार था। उस अवार्ड के दम पर महेश ने अपना कैरियर और रेपुटेशन बनाई थी। वो उसे इस तरह से तबाह नहीं होने दे सकता था। अचानक उसे एक ख्याल आया कि उसे लड़ना चाहिए। अगर लड़कर वो जीत गया तो फिर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर वो हार भी गया तो अंतरा को भी साथ ले डूबेगा। कम से कम वो उसे भी कोई गहरी चोट दे पाएगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। यह सब सोचने के बाद महेश ने खुद को शांत किया और विकास से कहा, चलो पहले ऑफिस चलते हैं। विकास ने उसे रोका। सर, मुझे लगता है पहले हमें जाकर लता और गायत्री को उकसाना चाहिए। अब उन्हें किसी का सहारा मिल गया है तो वो शांत हो गए हैं। अगर हमने उन दोनों को उकसाया नहीं तो वो अंतरा के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे। महेश ने इस बारे में सोच लिया था। उसने विकास को समझाया, हमें अपना प्लान बदलना होगा। अगर लता और गायत्री अंतरा पर किसी भी तरह का वार करने की कोशिश करेंगे तो वो नाकामयाब ही रहेंगे, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद यह बात तो पक्की है कि अंतरा को जिंदल परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। लता और गायत्री से अंतरा पर हमला करवाना सेफ नहीं है। यह सुनकर विकास सवालिया नजरों से महेश की तरफ देखने लगा। महेश ने विकास के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारा यह गुरु तुम्हें एक नई बात सिखाएगा, मरने से पहले मार दो। विकास ने महेश की आंखों में एक निर्दयता देखी। महेश ने आगे कहा, एक काम करो, अंतरा जैसी दिखने वाली एक लड़की ढूंढो जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। फिल्म स्कूल जाओ, फिल्म और टेलीविज़न के कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वैसी लड़की ढूंढ कर लाओ। और यह काम आज ही हो जाना चाहिए।
विकास ने कंफ्यूजन में हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगा। महेश ने उसे रोकते हुए कहा, और हाँ, मुझे उस ऋषभ मलिक का नंबर भी चाहिए, इस प्लान में वो भी काम आएगा। विकास ने हामी भरी और तुरंत वहां से निकलकर काम पर लग गया। विकास अलग अलग फिल्म स्कूल में गया, काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास गया, एक से एक खूबसूरत लड़की के फोटोज उसने देखे, लेकिन अंतरा जैसी दिखने वाली लड़की उसे मिल ही नहीं रही थी। आराम नगर से निकलकर विकास वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पर आया। वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ी और वो चौंक गया। पहली नज़र में उसे ऐसा लगा कि वो अंतरा है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद विकास को एहसास हुआ कि वो अंतरा नहीं बल्कि उसके जैसी दिखने वाली कोई दूसरी औरत थी। अचानक विकास की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उस औरत की तरफ गया। उसके पास पहुंचकर विकास ने कहा, हाय। उस औरत ने विकास की तरफ देखा। दूसरी तरफ कश्यप कॉरपोरेशन के ऑफिस में महेश काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे काम हो ही नहीं रहा था। उसका दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब था। वो बेसब्री से विकास के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। अचानक महेश को कांच के दरवाजे से विकास आता दिखा और वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। विकास के कैबिन के अंदर आते ही महेश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी अकेले आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना कि अंतरा जैसी दिखने वाली लड़की को साथ लेकर ही आना। विकास ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, अरे सर क्या बताऊं आपको, हम तो सिर्फ हीरोइन ढूंढ रहे थे, लेकिन साथ में हीरो भी मिल गया और एक स्क्रिप्ट भी फ्री में मिली है। यह सुनकर विकास ने सवालिया नजरों से विकास को देखा। क्या बोल रहे हो? पहले यह बताओ कि लड़की मिली या नहीं? विकास ने बताया, मिली सर, बिल्कुल मिली। देविका सक्सेना नाम की औरत है जो बिल्कुल अंतरा जैसी दिखती है। यह सुनते ही महेश खुश हो गया। वेरी गुड, लेकिन वो है कहाँ? तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? विकास ने महेश को जवाब देते हुए कहा, देविका फिलहाल एक होटल में रहती है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि देविका का कबीर जिंदल के साथ अफेयर हुआ करता था। इतना कहने के बाद विकास ने देविका और मिस्टर शैडो के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर महेश काफ़ी एक्साइटेड हो गया। मतलब अंतरा के साथ मुलाकात होने से पहले कबीर इस देविका के साथ था। विकास ने ना में अपना सर हिलाया। नहीं सर, वो दोनों साथ में नहीं रहते थे, लेकिन कबीर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसने देविका की उधारी चुकाई थी। कबीर ने देविका को रहने के लिए एक घर भी दिया था। हालांकि देविका अंतरा जितनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जब अंतरा रुद्र आहूजा से अलग हुई तो कबीर ने देविका को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका और अंतरा के पास चला गया। लेकिन देविका इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती थी। उसने अंतरा के साथ भी झगड़ा किया था, लेकिन कबीर जिंदल जैसे बड़े आदमी के सामने उसकी क्या बिसात। अभी भी देविका ने अपने दिल में कबीर और अंतरा के खिलाफ नफरत पाली हुई है। यह सब सुनने के बाद महेश ने विकास को शाबाशी दी। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। अब देखो इस देविका सक्सेना का मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ। विकास भी काफ़ी एक्साइटेड था। बिल्कुल सर, मैंने भी कुछ सोचा है। अगर आपको ठीक लगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अंतरा भी खत्म हो जाएगी और जिंदल परिवार हम पर शक भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद गुरु और चेले ने मिलकर एक प्लान बनाया। दूसरी तरफ आर्य कॉरपोरेशन में अंतरा अभी भी थोड़ी उदास थी। मिस्टर शैडो ने उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया और फिर उसे बताया कि बुखार तो नहीं है। अंतरा ने मिस्टर शैडो के गले लगते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मिस्टर शैडो ने अंतरा का नाक खींचा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें खुद यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। सब मुझ पर छोड़ दो। महेश दीक्षित को तो मैं चुटकी बजाते गायब कर सकता हूँ। अंतरा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। महेश ही वो इंसान था जिसे माँ ने सबसे ज़्यादा प्यार किया होगा, लेकिन उसने माँ को धोखा दिया। यह मेरी माँ का बदला है, इसलिए मैं खुद महेश को सबक सिखाना चाहती हूँ। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, अंतरा, कभी कभी प्यार इंसान को अंधा बना देता है। अंतरा ने खुद को मिस्टर शैडो की बाहों से अलग किया और उसकी तरफ ऊपर देखा। वो मिस्टर शैडो की बात से सहमत थी। आपने ठीक कहा, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत और स्मार्ट थी, फिर भी वो महेश जैसे ढोंगी के प्यार में कैसे पड़ी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को समझाया,
अब तुम्हें अतीत के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कल तक महेश मीडिया के सामने सब कुछ सच सच बता देगा और तुम्हारी माँ का सम्मान उसे वापस मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें दादी के पास भेज दूंगा। अब डिलीवरी को ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अब हम किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते। बच्चे का इस दुनिया में सुरक्षित आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। अंतरा मिस्टर शैडो की बातों से सहमत थी। ठीक है, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अभी मुझे होटल जाना है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मिस्टर शैडो ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, घर चलते हैं, लेकिन पहले मैं संजीव और निशांत को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर आता हूँ। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो वहां से बाहर निकला। संजीव और निशांत बाहर इंतजार कर रहे थे। मिस्टर शैडो को देखते ही निशांत ने पूछा, बॉस, मैडम ठीक तो है ना? मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, हाँ, बस वो थोड़ी थकी हुई है। मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग ऑफिस का काम देख लेना। संजीव ने भरोसा दिया, आप ऑफिस की फिक्र मत करो बॉस, हम सब देख लेंगे। मिस्टर शैडो ने हाँ में अपना सर हिलाया और वापस अपने कैबिन में चला गया। उसके बाद वो दोनों होटल सहारा के लिए निकले। अंतरा को गाड़ी में ही झपकी आ रही थी। मिस्टर शैडो ने गाड़ी चलाते हुए कहा, सोना मत अंतरा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया और जागने की पूरी कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंच गए। रूम नंबर 607 में पहुंचते ही अंतरा सीधा बेडरूम की तरफ जाने लगी। मिस्टर शैडो ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या खाना है? सिर्फ इतना बताती जाओ ताकि जब तुम सोकर उठो तब खाना तैयार रहे। अंतरा ने जाते जाते कह दिया, मैं कुछ भी खा लूंगी, आप अपने हिसाब से बना दो। यह कहते हुए अंतरा बेडरूम में चली गई और मिस्टर शैडो ने किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि मिस्टर शैडो अंतरा जितना अच्छा खाना नहीं बना सकता था, पर उसके खाने का टेस्ट ठीक ठाक था। अंतरा हमेशा उसे इस बात के लिए छेड़ती थी। कुछ देर बाद मिस्टर शैडो का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम पढ़ा, देविका सक्सेना। मिस्टर शैडो ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने फ़ोन टेबल पर रखा ही था कि देविका का टेक्स्ट मैसेज आया, रणवीर, मैं होटल सहारा में हूँ, नीचे लॉबी में आकर मुझसे मिलो, वरना मुझे ऊपर रूम नंबर 607 में आना पड़ेगा। मिस्टर शैडो की भौहें सिकुड़ गई। उसने रिप्लाई किया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुरंत देविका का जवाब आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। मैं हमेशा के लिए नॉर्वे शिफ्ट हो रही हूँ। मिस्टर शैडो ने लिखा, बाय बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। रणवीर, अगर 5 मिनट में तुम नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर आ रही हूँ। तुम्हारे साथ साथ अंतरा से भी मिल लूंगी, उसकी प्रेगनेंसी का हाल चाल पूछ लूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद मिस्टर शैडो ने अपना मास्क उठाया और कमरे के बाहर निकला। वो देविका से डरता नहीं था, लेकिन अगर देविका ऊपर आ गई तो अंतरा की नींद खराब हो जाएगी। आज जो हुआ था उससे वो वैसे ही बहुत थकी हुई थी। वो अंतरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद ही नीचे चला गया। मिस्टर शैडो के लिफ्ट से बाहर आते ही उसे देविका लॉबी में एक जगह पर बैठी दिख गई। उसने अपना लुक एकदम ही बदल दिया था। उसने आज स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था और पैरों में हाई हील्स के बदले कैनवास शूज पहने थे। ना ही उसने कोई मेकअप लगाया हुआ था और ना ही कोई ज्वेलरी पहनी थी। मिस्टर शैडो को देखते ही वो खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। हालांकि मिस्टर शैडो ने सीधा मुद्दे की बात कही, बाय। लो, अब मैंने भी बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। देविका ने निराशा के साथ एक गहरी सांस ली और कहा, तुम कितने बेदर्द हो रणवीर, आज मैंने अपना लुक चेंज किया है, कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दो। अच्छा चलो, इतना तो बता दो कि मैं अंतरा जैसी दिख रही हूँ या नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है देविका। यह सुनते ही देविका ने कहा, ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस इसे अपने पास रख लो। यह कहते हुए देविका ने अपने बैग में से कुछ निकाला। मिस्टर शैडो की भौहें सिकुड़ गई। यह क्या है? मिस्टर शैडो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने देविका की बात मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी।